Hello students, welcome back to your social science class as we have started our 16th chapter, our constitution. Our next topic is parliamentary form of government. We have parliamentary form of government both at the center and in the state. हमारी कंट्री में parliamentary form of government है सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स पे. In fact, we have adopted this system on British pattern. हमने इस सिस्टम को ब्रिटिश पैटर्न पे अडॉप्ट किया है. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देयर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में क्लोज रिलेशनशिप होता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स में से ही चुनी जाती है. It holds the office as long as continues to enjoy the confidence of the legislature. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तब तक पावर में रहती है जब तक ये लेजिस्लेचर के मेंबर्स के कॉन्फिडेंस को बना के रखते हैं. It holds the office as long as the continues to enjoy the confidence of the legislature. In a parliamentary form of government, the head of the state. Parliamentary form of government में जो स्टेट का हेड होता है, स्टेट का हेड कौन होता है? द प्रेजिडेंट. इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में एक नॉमिनल हेड होता है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे है. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में ही क्लोज रिलेशनशिप होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है और जब तक लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस बना रहता है वो पावर में रहते हैं. और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं वो नॉमिनल हेड होता है. ऑल्दो ही शी इंजॉयज़ मैनी पावर्स, वो बहुत सारी पावर्स को इंजॉय करता है. बट इन प्रैक्टिस ऑल दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. वास्तव में ये सब पावर किसके द्वारा इंजॉय की जाती हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जिनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. इसीलिए कहा जाता है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं पर प्रेसिडेंट खुद इन पावर्स को यूज नहीं कर सकता. प्रेसिडेंट को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है. तो एक्चुअल हेड कौन होता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में, और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है. इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअल हेड कौन होता है बेटा? चीफ मिनिस्टर, और नॉमिनल हेड गवर्नर ऑफ स्टेट होता है. नेक्स्ट टॉपिक फेडरल एंड यूनिटरी. हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो फेडरल है और यूनिटरी दोनों तरह की है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फेडरेशन इज़ रिटन एंड रिजिड. एक फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन होता है और रिजिड होता है. एंड इट डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. जो पावर्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड की जाती हैं. देयर इज़ एन इंडिपेंडेंस जुडिशरी. कंट्री के पास जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है. विच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ कर सकती है. एंड सेटल द डिस्प्यूट्स, और कंट्री में होने वाले डिस्प्यूट्स को सेटल करती है. अकॉर्डिंगली इंडिया हैड ए फेडरल सिस्टम बट विद ए डिफरेंस. इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का पर थोड़ा सा अलग है. सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इज़ सो पावरफुल, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है दैट एट टाइम्स इट अपीयर्स दैट इंडिया इज़ नॉट रियली ए फेडरेशन. कई बार लगता है कि इंडिया वास्तव में एक फेडरेशन नहीं है बल्कि क्या है? एक यूनिटरी स्टेट है. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल फीचर्स ऑफ फेडरेशन. यद्यपि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरेशन बनाती हैं. कम्बिनेशन विद एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरी स्टेट, जिसमें कुछ एलिमेंट्स यूनिटरी स्टेट के भी होते हैं. सम पीपल डिस्क्राइब इंडिया एज फेडरेशन विद वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. कुछ लोग इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया एक फेडरेशन है जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
सेंट्रल गवर्नमेंट है। बेटा फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, और यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे सारी की सारी पावर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। हमारी कंट्री में दोनों का कम्बिनेशन है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो पावर्स हैं ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें जो पावर है, लॉ बनाने की पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। तो हमारी कंट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करती है, और कुछ टॉपिक्स सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ओनली स्टेट गवर्नमेंट ही वर्क करती है। जो नेशनल लेवल के कंट्री की डिफेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या रेलवे है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स पे भी पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। अगर कोई लॉ बनता है तो वो पूरी कंट्री के लिए अप्लाई होता है, और जो स्टेट के जो लॉज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, सिर्फ वो उनके स्टेट में ही अप्लाई होते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं हैं कि जिनके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाए, और ना ही सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको क्या कहते हैं, राइट टू वोट, ये इंडिया में पीपल्स को 1950 में मिला था। टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबाउ द एज ऑफ 21 ईयर, इंडिया का जो भी सिटीजन 21 ईयर की एज से अबव है उसे वोट का राइट दिया गया था 1950 में। बट 61st अमेंडमेंट इन 1988 में 61st अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो वोटर की एज कम करके 18 ईयर कर दी गई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स क्या होता है बेटा, दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर्स एंड अबव एंटाइटल टू वोट इन द इलेक्शन, जिसकी एज 18 ईयर है या उससे ज़्यादा है, उसको इलेक्शंस में वोट करने का राइट है, बिना किसी भेदभाव के। कास्ट, कलर, क्लास, रिलीजन और जेंडर के बेस पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वालिटी दी जाएगी, विच इज़ ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इक्वालिटी डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। दिस राइट enables all citizens to involve in the government of country through their elected representative। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से सभी सिटीजन्स को राइट मिलता है कि वो अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सभी पीपल्स को सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट में डबल सिटीजनशिप है, और उन्हें दो जगह पे उनकी सिटीजनशिप होती है, इंडिया में ओनली सिंगल सिटीजनशिप है, इसीलिए हर इंडियन को इंडियन कहा जाता है। सिंगल सिटीजनशिप होती है, किसी भी पर्सन को उसके स्टेट के आधार पे जज नहीं किया जाता। जैसे अदर कंट्रीज़ में यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल दिया था इन्होंने, वहाँ पे उनके स्टेट की अलग होती है और कंट्री की अलग सिटीजनशिप होती है। पर इंडिया में चाहे वो गुजरात में रहता है, पंजाब में रहता है या फिर किसी और स्टेट में रहता है, उसे इंडियन ही कहा जाता है। अगर किसी भी पर्सन को उसकी लैंग्वेज के आधार पे पंजाबी, गुजराती, मराठी कहा जाता है, पर सिटीजनशिप उनकी सिंगल ही होती है, मतलब उनको सिंगल वोट करने का ही राइट होता है, उनकी सिटीजनशिप इंडियन लिखी जाती है। ओके, देयर इज़ नो सिटीजनशिप इन द नेम ऑफ स्टेट, स्टेट के नाम पे कोई भी सिटीजनशिप नहीं है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री, कंट्री के सभी सिटीजन कहीं पे भी अपना एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकते हैं, कहीं पे भी कामकाज कर सकते हैं। पीपल हु कॉल देमसेल्फ पंजाबी, जो पीपल खुद को पंजाबी, मराठी, गुजराती कहते हैं, वो उनकी लैंग्वेज के बेस पे कहा जाता है, उनकी सिटीजनशिप के बेस पे नहीं कहा जाता, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिटीजनशिप। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिंगल इंटीग्रेटेड आपस में जुड़ा हुआ है। अनलाइक द जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वी डू नॉट हैव सेपरेट फेडरल और स्टेट कोर्ट। यूनाइटेड स्टेट की तरह हमारी कंट्री में फेडरल और स्टेट कोर्ट्स अलग अलग नहीं हैं। इन आवर कंट्री द एंटायर जुडिशरी इज़ वन हायरार्ची ऑफ कोर्ट्स। हमारी कंट्री में जो पूरी जुडिशरी है वो उसके जो कोर्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट फॉर्म अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर विद जुरिडिक्शन ओवर ऑल लॉज। जो सुप्रीम कोर्ट है, सभी कोर्ट उससे जुड़े हुए होते हैं। जो हाई कोर्ट हैं
वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, सबके कानून सेम होते हैं। हाई कोर्ट हैव द राइट टू सुपरविजन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट को सुपरवाइज करता है, और जो हाई कोर्ट होते हैं वो अपने से नीचे वाले कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट करते हैं। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है, फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यह एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से फ्री है। जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। जजेस को क्वालिफिकेशन के बेस पे अपॉइंट किया जाता है। दे कैन नॉट बी ईजिली रिमूव्ड। उनको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। देयरफॉर ए सेट ऑफ प्रोसीजर इज़ फॉलोड अबाउट विच यू विल रीड इन चैप्टर जुडिशरी। तो जजेस को रिमूव करने का एक प्रोसीजर होता है, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट की जाती है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए भी इम्पीचमेंट की जाती है। इसके बारे में हम जुडिशरी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर आल्सो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स हैं। दैट प्रिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। ये स्टेट की फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं जिन्हें सिटीजन्स आज्ञा है, जिसे स्टेट के सिटीजन्स को ओबे करना पड़ता है, और ये स्टेट के सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज़ हैं। इनके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन के इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।